इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। यह कोर्स आरएस भर्ती परीक्षा 2026 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसे विकास सर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने नए पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जो आपकी मेंस की तैयारी के लिए कारगर है। आरएस मेंस 2026 का संपूर्ण कोर्स सर्मिक एकेडमी के ऐप पर अवेलेबल है। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। एक फॉर्मल आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आ जाओ, जुड़ जाओ फटाफट से। आ जाओ भाई, आ जाओ। अक्षित, राधे राधे। लास्ट क्लास में अपन ने जो है अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन का अलग अलग पार्ट देखा था। सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन। अर्थ और परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद में आवश्यक शर्तें, एसेंशियल कंडीशंस फॉर अकाउंटिंग। उसके बाद में शर्तों के बाद में विशेषताएं एवं लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स देखे थे। उसके बाद में चरण देखे थे, लेखांकन के चरण 4 पेजेस देखे थे 4। उसके बाद में लेखांकन की के उद्देश्य, लाभ, महत्व महत्व, मेजर ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स एंड इम्पोर्टेंसेस। उसके बाद में अपन ने कमियां और चुनौतियां या यूं कह दें दोष लेखांकन के, यानी कि डिमेरिट्स, ड्रॉबैक्स और उसके बाद में चुनौतियां, चैलेंजेस। लास्ट में अपन ने यूजर्स देखे थे। उपयोगकर्ता, आंतरिक और बाह्य। यूजर्स इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये तमाम चीजें लास्ट क्लास में अपन ने देखी थी। किसी को कोई भी दिक्कत है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, देन
आप मुझे पूछ सकते हैं। अक्षित, कृष्ण कुमार स्वामी, महिमा जोशी, रविंदर सिंह, कपिल परमार, सब लोगों का स्वागत है भाई। यहाँ तक कल हो गया था, फटाफट से कमेंट करके बता दो। हो गया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आया था यहाँ तक का? फटाफट से कमेंट करके बता दो भाई, यहाँ तक सब कुछ सर रेडी है ना, क्लियर है ना? सर कल का रिवाइज करवा दो। सुनीता जी फिर तो रिवाइज में ही लगे रहेंगे। ये परसों की चीज़ कल करवाई थी, आज इनमें से कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई वो पूछ लो आप, जरूर बताऊंगा। रिवाइज तो लास्ट में करवाएंगे एक साथ ही। नितेश यादव, यस सर। अक्षित, हाँ जी सर। सुनीता जी बताइए कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, वो पूरा दोबारा करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। शंकर सर, जो पीडीएफ डाली है वो शेयर नहीं हो रही, तो जीरोक्स कैसे निकालें? टेक्निकल टीम की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है। टेक्निकल टीम को कॉल करो आप, रिस्पांस आएगा बेटा, और वही बताएंगे। सब रेडी है सर, ऑल क्लियर। पंकज शर्मा, शिल्पा, शालिनी, विकास, कपिल परमार, सब समझ आ गया, ठीक है। एक विशेष सूचना आपके लिए, नोट्स को लेकर हिंदी मीडियम के नोट्स कंप्लीटली एक साथ ही अपलोड कर दिया। जो आपके 6 चैप्टर हैं, 6 के 6 एक साथ अपलोड हो गए हैं। और इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 अपलोड हो गया है। और जो बाकी बचा रिमेनिंग पार्ट है वो आपका कमिंग सून डॉट 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 बहुत जल्दी आने वाला है। ये चैप्टर एक मिल गया है ना आपको? यस सर, सब समझ आ गया, ऑल क्लियर, ठीक है। नोट्स को लेकर कोई दिक्कत रहेगी नहीं। हिंदी वालों को हिंदी में मिल गए, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिल गए। अच्छा, नोट्स में ये आपको प्रिंटेबल, ये प्रिंटेबल हैं दोनों ही। ये प्रिंटेबल, प्रिंटेबल मतलब वाइट कागज पर, और ये भी प्रिंटेबल है वाइट बैकग्राउंड में। एक चीज़ आपके बारे में, आपको आज आप बार बार में कॉल कर करके डिस्टर्ब कर रहे थे थोड़ा सा, मैंने टीम को, टेक्निकल टीम को। वैसे मैं बता दूं आपको, तो आपकी डेली क्लास की पीडीएफ है। ये क्लास की पीडीएफ ब्लैक बैकग्राउंड में होगी। ब्लैक बैकग्राउंड में होगी, इसलिए इसका प्रिंट नहीं निकलवाया जा सकता। ये नॉट प्रिंटेबल होगी, प्रिंट नहीं निकलवाया जा सकता। इसका प्रिंट निकलवाओ, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले इसका प्रिंट निकलवाओ। मेरी जो क्लास की, डेली क्लास की पीडीएफ जो डाल रहे हैं अपन, वो ब्लैक बैकग्राउंड में है, उसका प्रिंटेबल नहीं है और उसके प्रिंट की ज़रूरत भी नहीं है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये चीज़ें आपको अलग से हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में दे रखी है सपोज करो, तो फिर आपको यहाँ इसकी प्रिंट आउट क्यों निकालनी है? यहाँ तो मैं अगर एक्स्ट्रा में कुछ लिखता हूँ, शॉर्ट में कुछ लिखना हूँ, तो वो तो बेटा आप एक काम करो, ये जो प्रिंट आउट निकलवा लोगे ना प्रिंटेबल वाली, ये वाली प्रिंट निकलवा ली ना आपने, वो एक साइड में प्रिंट निकलवाओ। दूसरे साइड में आपको कुछ लिखना हो तो वो सामने लिख लो, कहाँ दिक्कत है? सर मैं इन्हीं नोट्स को 100% डिपेंड रहूँगा। तो विनय भाई, ये मोर देन सफिशियंट रहेंगे, इतना आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ। सर इन नोट्स पर 100% डिपेंड रह सकते हैं, इतना बिल्कुल रह सकते हो। अनीता सर रिवाइज, कौन सा रिवाइज करवाऊँ? हाँ, परिचय मैंने आपको बताया था कि साहब, एक व्यवसाय में डेली के
बहुत बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन होते हैं। सभी ट्रांजैक्शंस को याद रख पाना एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए पहले उन ट्रांजैक्शंस को किसी कागज़ पर लिखते हैं और बाद में ट्रांजैक्शन करते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उस कागज़ में से देखा जा सके। ठीक है? अर्थ और परिभाषा। अर्थ में मैंने बताया था कि कोई भी वित्तीय या आर्थिक लेन-देन है, उस लेन-देन का वर्गीकरण करने यानी दर्ज करने, अभिलेखन करने यानी कि दर्ज करने, उसका वर्गीकरण करने, उसको सारांशित करने की कला है, ताकि उसके परिणामों की व्याख्या की जा सके। बस उसी कला का नाम है आपका लेखांकन। आवश्यक शर्तें मैंने 3 बताई थी। एक तो जो एक्टिविटी हो वो इकोनॉमिक होनी चाहिए, गतिविधि है वो आर्थिक होनी चाहिए। दूसरा, मुद्रा के रूप में मापन योग्य होनी चाहिए, मेजरमेंट इन मनी होना चाहिए। तीसरी चीज़, बिज़नेस से संबंधित होना चाहिए, बिज़नेस रिलेटेड होनी चाहिए एक्टिविटी। चौथी चीज़ मैंने आपको बताया, उसका कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और उसके आधार पर वाउचर आपके पास बना हुआ होना चाहिए, उसके आधार पर लेखांकन होगा। तो 4 शर्तें बताई थी। विशेषता लक्षण बताए थे, 4 चरण बताए थे। अभिलेखन बताया था, वर्गीकरण बताया था, सारांशीकरण बताया था और विश्लेषण बताया था। 4 चरण बताए थे। उद्देश्य, लाभ, महत्व बताया था। एक तो आपके पास में अपने जो जितने भी लेन-देन हुए हैं उनका एक व्यवस्थित रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा, लाभ हानि का पता लग जाएगा। तीसरा, आपको आर्थिक स्थिति का पता लग जाएगा। चौथा, भविष्य के लिए प्रमाण के रूप में आपके पास में उपलब्ध हो जाएगा। और पाँचवा जो है वो उपयोगकर्ता इसके माध्यम से निर्णय ले सकते हैं, सूचनाएँ प्राप्त हो जाएँगी। क्लियर? उसके बाद कमियाँ और चुनौतियाँ बताई थी। पहली कमी और चुनौती बताई थी कि साहब, एक तो ऐतिहासिक जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो घटना घटित हो चुकी है, केवल उन पर आधारित है, तो भविष्य का पता नहीं लगता है। दूसरा, केवल आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक लेन-देनों का ही लेखा किया जाता है लेखांकन में। गैर आर्थिक लेन-देन है, जैसे ईमानदारी हो गई, वफ़ादारी हो गई, कार्यकुशलता हो गई, ग्राहकों की संतुष्टि हो गई, विशेषज्ञता हो गई, इन चीज़ों का कोई लेखा नहीं होता है। ठीक है? ये कमियाँ कुछ बताई थी मैंने आपको। उसके बाद में उपयोगकर्ता, आंतरिक व्यवसाय के अंदर वाले और बाह्य। आंतरिक में तो आपका मालिक हो गया, ओनर हो गया, प्रबंधक हो गए, कर्मचारी हो गए, लेखा विभाग हो गए, ये तो आंतरिक हो गए। बाह्य की बात करें तो आपके निवेशक हो गए, निवेशकों के बाद में आपूर्तिकर्ता हो गए, ग्राहक हो गए, सरकार हो गई, गवर्नमेंट, सोसाइटी हो गई, ये सब चीज़ें हो गई हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अनीता जी, आपने कहा था कि सर एक बार, थैंक्स सर, वन सोर्स को ही रिवाइज़ करना है इसलिए। बिल्कुल विनय जी, एक ही सोर्स को आप रिवाइज़ करते रहो। अनीता कह रही है सर रिवाइज़ रिवाइज़ कर दिया बेटा, कौन-सी चीज़ समझ में नहीं आई? अब आपने अगर कल की क्लास नहीं देखी है, तो बेटा पहले कल की क्लास देख लेना। एक रिक्वेस्ट और कर देता हूँ, क्लास शुरू होते ही कर लेता हूँ, शुरू में ही, कि आप लोग पहले पुरानी क्लास देखोगे तभी आगे की क्लास समझ में आएगी बेटा। इसलिए पहले पुरानी क्लास को देखना और बाद में क्लास को सीक्वेंस से देखना है। कुल मिला के बात ये, पहले लेक्चर A1 देखना है, फिर A2 देखना है, फिर A3 देखना है, तो ही सारी चीज़ें समझ में आएँगी। सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं इसलिए। ठीक है? तो ये ऐसे करना है। चलो, अब अपने मुद्दे पे आते हैं। अगला मुद्दा देखते हैं। अगला मुद्दा देखते हैं अपन, लेखांकन की प्रणालियाँ। अकाउंट करने के कई सिस्टम हैं। देखो, एक सिस्टम है आपका महाजनी बहीखाता पद्धति। महाजनी बहीखाता पद्धति। इसमें क्या होता है, इसमें बहियाँ होती हैं। बहियाँ होती हैं, बहियों में पीले रंग का, आपने देखा होगा ना, सेठ साहूकार लोगों के पास में पीले रंग का कागज़ होता है, येलो कलर्ड पेपर होता है, और इन बहियों का जो कवर होता है वो रेड कलर का होता है और धागे से बंधा होता है, रस्सी से बंधा होता है। ठीक है? इसमें लेखा क्या होता है, इसमें लेखा यहाँ की स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज में किया जाता है। स्थानीय भाषा में इसमें लेखा होता है। और ये जो कागज होते हैं, इस कागज में सलवटें पड़ी होती हैं, सलवटें होती हैं। और ये अगर देखा जाए, स्थानीय भाषा में होता है, ये देखा जाए तो सबसे पुरानी लेखांकन पद्धति मानी जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें
जो है माजनी बही खाता पद्धति की ये सिस्टम है, इसमें दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर लेखा होता है, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर लेखा होता है और ये पूर्ण वैज्ञानिक है, पूर्ण वैज्ञानिक है। लेकिन इसमें एक कमी है साहब, इसमें कमी क्या है? इसमें कमी है कि अलग अलग स्थान पर, अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाषा में लेखा किया जाता है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाषा में लेखा किया जाता है, इसलिए इसमें कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये इसकी कमी है। ठीक है, ये माजनी बहीखाता पद्धति, जिस पद्धति का यूज, जिस सिस्टम का यूज अपने यहाँ पे लोकल जो शेठ साहूकार हैं गाँव में, बनिए लोग हैं, वो लोग जिस जिस सिस्टम का यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड द माजनी। नाम से पता लग रहा है महाजन एक जाति है ना, तो उससे मतलब सेठ साहूकारों की जाति मान लो, तो वो जिस पद्धति को यूज करते हैं वो महाजनी बहीखाता पद्धति है। क्या लिखा है महाजनी बहीखाता पद्धति में? महाजनी बहीखाता पद्धति में लेखांकन हेतु, लेखांकन के लिए विशेष पुस्तक का प्रयोग किया जाता है, उसको बही कहते हैं। इसके पीले रंग के होते हैं कागज, कवर लाल रंग का होता है, इसे धागे से बांध कर रखते हैं। इसके अंतर्गत लेखांकन क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग प्राचीन समय में लेखांकन हेतु किया जाता था, आज भी किया जाता है। और क्षेत्रीय भाषाओं में इसमें लेखांकन किया जाता है। क्षेत्रीय भाषा मतलब हो गया अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा में किया जाता है, इसलिए इसकी तुलना नहीं हो सकती। इसमें एक जगह के लेखांकन की तुलना दूसरी जगह के लेखांकन के साथ में नहीं हो सकती है। ठीक है बेटा, अब समझ में आ गई माजनी बहीखाता पद्धति क्या होती है। इन माजनी बुक कीपिंग सिस्टम में क्या होता है? माजनी बुक कीपिंग सिस्टम में स्पेशल बुक रखी जाती है और उसको बही कहते हैं। ठीक है, इसमें अकाउंटिंग के लिए बही का यूज किया जाता है और इसमें येलो कलर के पेज होते हैं और इसमें कवर होता है वो रेड कलर का होता है और ये है वो स्ट्रिंग से टाइड होती है, बंधी हुई होती है। इस मेथड में जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस में, आपके यहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस या फिर अपन कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में इसमें अकाउंटिंग होती है और एंशियंट टाइम्स इसमें इस सिस्टम से अकाउंटिंग की जा रही है। फटाफट से बताओ, यहाँ तक समझ में आ गई? क्या आपको पूछी जा सकती है महाजनी बहीखाता पद्धति के बारे में? बताइए। तो महाजनी बहीखाता पद्धति के बारे में ये सारी चीजें बतानी है जो मैंने आपको यहाँ भी बता दी हैं महाजनी बहीखाता पद्धति के बारे में आपको। तो क्वेश्चन लिख लो, महाजनी बहीखाता पद्धति। महाजनी बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक तो इसमें बही का उपयोग करते हैं, बही में कागज़ का कलर येलो होता है, ऊपर का कवर रेड कलर का होता है, स्ट्रिंग से टाइड होती है, बंधी हुई होती है धागे से, और इसमें सलवटें कागज़ में सलवटें पड़ी होती हैं और इसमें स्थानीय लोकल लैंग्वेज में इसमें अकाउंटिंग की जाती है। और इसलिए दो जगह के जो बहीखाता पद्धतियाँ हैं, दो जगह की जो बहीखाते हैं उनका मिलान आपस में संभव नहीं है क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में होता है और प्राचीन समय में सबसे पहले से इसी का उपयोग किया जा रहा है। ये वाला हो गया। अब हो गया सर, थैंक यू बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। चलिए, बहीखाता पद्धतियाँ देख रहे हैं अपन, बहीखाता पद्धतियाँ देख रहे हैं। बहीखाता की पद्धतियाँ, लेखांकन की 3 पद्धतियाँ हैं मूल रूप से। एक हो गई महाजनी बहीखाता पद्धति, दूसरी हो गई आपकी दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, और तीसरी होती है इकहरा लेखा प्रणाली। ये डबल एंट्री सिस्टम और ये सिंगल एंट्री सिस्टम।
बही खाता पद्धतियाँ, आपने इसके बारे में देख लिया। इसमें बही होती है और बही के बारे में सारी चीज़ें बता दी। बही होती है, पीले कागज़ होते हैं और लाल कवर होता है और इसमें धागे से बंधी होती है, धागे से बंधी होती है और इसमें कागज़ पर सलवटें पड़ी होती हैं और इसमें जो है वो स्थानीय भाषा में लेखा किया जाता है। इसका स्थानीय भाषा में इसमें लेखा किया जाता है, स्थानीय भाषा में इसमें लेखा किया जाता है और प्राचीन काल से इसका उपयोग किया जा रहा है और इसमें मिलान करना संभव नहीं है क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा का यूज किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम कर लेते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है, प्रत्येक लेन देन का लेखा दो पक्षों में होता है। दो पक्षों में, एक नाम पक्ष यानी कि डेबिट साइड डीआर साइड और दूसरी जमा पक्ष यानी कि क्रेडिट साइड। दोनों पक्षों में होता है। प्रत्येक लेन देन का हर एक ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग दो साइड में होती है, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, नाम पक्ष में और जमा पक्ष में समान राशि से होती है। डेबिट साइड में भी उतनी राशि से, क्रेडिट साइड में भी उतनी राशि से। एक एग्जांपल लेके बताता हूं बेटा। सर इंग्लिश में भी लिखिए बेटा। ये देखिए पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। देख मैंने बता दिया, येलो कलर के पेज होते हैं, रेड कलर का कवर होता है, बही बोलते हैं, टाइड विद स्ट्रिंग होता है, रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में इसमें लेखांकन किया जाता है। एंशियंट टाइम से इसमें अकाउंटिंग हो रही है। तो कपिल भैया अपन तो इंग्लिश पूरी साथ में बोल रहे हैं, पूरी की पूरी साथ में बोल रहे हैं और यहाँ भी मतलब आपको पूरी की पूरी साथ में बोल के बता रहा हूँ। ध्यान से देखना, इसमें हर एक ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग है वो दो साइड में होती है, बोथ साइड में होती है, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, और इक्वल अमाउंट से होती है। अब डेबिट और क्रेडिट को समझ लो। डेबिट माइनस होता है और क्रेडिट प्लस होता है। ध्यान से समझना अब इस चीज को। ये पॉजिटिव एंट्री, ये नेगेटिव एंट्री, ये पॉजिटिव एंट्री होती हैं। मान लो आपने फर्नीचर खरीदा, नगद खरीदा, एक तरफ आपके पास में फर्नीचर के रूप में संपत्ति बढ़ी, असेट्स इंक्रीज हुई फर्नीचर के फॉर्म में। दूसरी तरफ आपने कैश का पेमेंट कर दिया तो कैश आपके यहाँ से चला गया, तो कैश के रूप में असेट्स है वो डाउन हो गई, डिक्रीज हो गई। एक तरफ संपत्ति फर्नीचर के फॉर्म में इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, दूसरी तरफ कैश के रूप में आपकी संपत्ति है वो कम हो गई। ठीक है, तो बराबर प्रभाव पड़ा, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया। अब मान लो उधार खरीदा, फर्नीचर उधार खरीदा, तो आपने एक तरफ तो आपके पास फर्नीचर आ गया तो फर्नीचर के रूप में संपत्तियां असेट्स बढ़ गई। दूसरी तरफ आपने उधार खरीदा है तो सामने वाला आपके पैसे मांगने लग गया, वो लेनदार पैदा हो गया। आपका लेनदार हो गया मतलब आपका दायित्व बढ़ गया, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। एक तरफ संपत्ति बढ़ गई, एक तरफ लाइबिलिटी बढ़ गई। तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ असेट्स आ गई, फर्नीचर आ गया पॉजिटिव, एक तरफ कैश चला गया नेगेटिव। तो जितना अमाउंट डेबिट करेंगे उतने ही अमाउंट से क्रेडिट होगा, जितना आप नाम करोगे उतनी ही राशि से जमा करेंगे। ये पूरा सिस्टम होता है इसमें। तो जब दोनों बराबर होते हैं तो ये संतुलित होता है। इसमें लेखा क्या होता है, संतुलित होता है और लेखे का मिलान हो जाता है। जब भी आप फाइनल स्टेज पे पहुंचते हो तो बैलेंस शीट का बैलेंस शीट के एसेट साइड लाइबिलिटी साइड के बराबर हो जाती है। तलपट का नाम पक्ष का योग जमा पक्ष के योग के बराबर हो जाता है। तो ये संतुलित होता है, मिलान हो जाता है। इसलिए ये क्या है, ये पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है, पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है, कंप्लीटली साइंटिफिक सिस्टम है ये। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि ईच ट्रांजैक्शन, प्रत्येक हर एक लेन देन से ओनली सिंगल साइड में अकाउंटिंग होती है, केवल एक ही साइड में अकाउंटिंग होती है। एक साइड में अकाउंटिंग होती है तो इसमें गलती होने की संभावना ज्यादा है, गलती होने की संभावना, एरर की संभावना ज्यादा है, गलतियां ज्यादा होती हैं, एरर ज्यादा होता है। संतुलन होता नहीं है क्योंकि संतुलित नहीं होती है, बैलेंस नहीं होती है। इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में एंट्री नहीं होती, इसलिए दोनों साइड का मिलान नहीं होता है, दोनों साइड का टोटल वो मैच नहीं करता है। इसलिए ये पूर्ण वैज्ञानिक नहीं है, ये पूर्ण वैज्ञानिक
नहीं है, यानी कि फुल्ली साइंटिफिक मेथड है, ये नहीं है। ठीक है, ये दोहरा लेखा प्रणाली, इकरा लेखा प्रणाली में दोनों में यही फर्क है। ये पूर्ण वैज्ञानिक है, ये पूर्ण वैज्ञानिक नहीं है। इसमें इंग्लिश में इसमें लेखा है वो इंग्लिश में किया जाता है, और इसमें लेखा करने के जो रूल्स हैं वो फिक्स रूल्स हैं, और उन रूल्स का यूज किया जाता है। इसमें रूल्स नहीं है, इसमें लेखा तो इसमें भी इंग्लिश में किया जाता है, लेकिन इसमें रूल्स नहीं है। ठीक है, इसमें इंग्लिश में लिखा होता है, इसमें भी इंग्लिश में लिखा होता है। यहाँ रूल्स हैं, यहाँ रूल्स नहीं है। यहाँ मैच हो जाता है डेबिट और क्रेडिट साइड का योग, यहाँ मैच नहीं होता है। यहाँ गलती होने की संभावना नहीं है, एरर की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ एरर की पॉसिबिलिटी है, गलती होने की संभावना है। ये फुल्ली साइंटिफिक सिस्टम है, ये फुल्ली साइंटिफिक सिस्टम नहीं है। यहाँ हर एक ट्रांजेक्शन का बोथ साइड में, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बोथ साइड में इक्वल अमाउंट से लेखा अकाउंटिंग होती है, यहाँ नहीं होती है। ये फर्क है दोनों में। चलिए, आपने सबसे पहले महाजनी बही खाता पद्धति देखी, उसके बाद में अपन देखते हैं इकरा लेखा प्रणाली। इसमें प्रत्येक व्यवहार का लेखा केवल एक पक्ष में होता है। पद्धति पूर्ण वैज्ञानिक नहीं है, इस पद्धति अधिक प्रचलन भी नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण वैज्ञानिक नहीं है। इसमें लेखांकन के कोई निश्चित नियम भी नहीं है, और इसमें जो है वो गलतियां अधिक होती हैं। इसमें डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के दोनों पक्षों का योग मैच नहीं करता है। इन दिस एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ओनली इन वन साइड, केवल एक साइड में ट्रांजेक्शन का होता है। फर्नीचर खरीदा है तो केवल इतना लिखेंगे फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, दूसरी साइड को इग्नोर कर देंगे। माल खरीदा है तो केवल इतना लिखेंगे माल खरीदा है, दूसरी साइड को इग्नोर कर देंगे। राम से पैसा प्राप्त हुआ तो केवल इतना लिखेंगे राम से पैसा प्राप्त हुआ, दूसरी साइड को इग्नोर कर देंगे। इसमें केवल एक साइड में लिखा होता है। ये फुल्ली साइंटिफिक नहीं है। ये सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है, और ये है यहाँ फिक्स रूल्स भी नहीं है, नो फिक्स रूल्स भी नहीं है। ठीक है, अब दोहरा लेखा प्रणाली पे आ जाते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार का लेखा दो पक्षों में किया जाता है, समान राशि से किया जाता है। एक डेबिट साइड यानी नाम पक्ष में, और दूसरा क्रेडिट साइड यानी कि जमा पक्ष में किया जाता है, और बराबर राशि से करते हैं। कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुआ उतने ही अमाउंट से डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, उतने ही अमाउंट से क्रेडिट साइड में भी एंट्री करेंगे, दोनों साइड में इक्वल अमाउंट से एंट्री करेंगे। इस प्रकार दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर होता है, यानी क्रेडिट साइड का टोटल है वो डेबिट साइड के टोटल से मैच करेगा, दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों बराबर रहेंगे। इसमें लेखांकन के निश्चित नियम होते हैं, और सिंगल एंट्री सिस्टम में निश्चित नियम नहीं होते हैं। ये पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है, फुल्ली साइंटिफिक सिस्टम है, वो फुल्ली साइंटिफिक सिस्टम नहीं था। वर्तमान में ये लेखांकन के सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है, सबसे ज्यादा इसी सिस्टम को यूज किया जाता है। अपने गांव में तो फिर भी महाजनी बही खाता पद्धति को यूज कर लेते हैं, बाकी वर्ल्ड वाइड देखा जाए या इंडिया में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम को तो कोई काम में लेता ही नहीं है, या तो महाजनी बही खाता पद्धति को लेते हैं या फिर अपन डबल एंट्री सिस्टम को काम में लेते हैं। संपूर्ण विश्व में इस पद्धति के नियम समान है, पूरे विश्व में नियम समान है, और इस पद्धति में लेखांकन अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। यही चीजें मैंने आपको बताई है। इस सिस्टम में हर एक ट्रांजेक्शन का टू साइड में इक्वल अमाउंट से, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में लेखा किया जाता है। एक डेबिट साइड में, एक क्रेडिट, हर एक ट्रांजेक्शन का टू साइड में अकाउंटिंग होती है, उतने ही अमाउंट से डेबिट साइड में, उतने ही अमाउंट से क्रेडिट साइड में एंट्री होती है। ठीक है, टोटल ऑफ बोथ साइड विल बी ऑलवेज इक्वल, दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल रहता है। तो डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा मैच करता हुआ मिलेगा आपको। देयर आर फिक्स्ड रूल्स फॉर अकाउंटिंग इन दिस, फिक्स रूल्स हैं, अकाउंटिंग के रूल्स फिक्स हैं इसके। इस सिस्टम, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम फुल्ली साइंटिफिक सिस्टम है, फुल्ली साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि इसमें गलती होते पता लग जाएगा। गलती होते दोनों साइड का योग नहीं मिलेगा तो आपको पता लग जाएगा, और दोनों साइड का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का योग मिल रहा है, इसका मतलब गलती नहीं हुई है। ठीक है, वर्तमान में सबसे ज्यादा मोस्ट प्रिवेलेंट मेथड यही है, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही मेथड है। ठीक है, और इसमें जो रूल्स हैं वो वर्ल्ड वाइड रूल्स हैं, वो सेम है थ्रू द वर्ल्ड।
पूरे विश्व में सेम रूल्स हैं और इस सिस्टम में जो अकाउंटिंग की जाती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में की जाती है, इंग्लिश में की जाती है। ये वाली सारी चीज़ें बताई हैं। फटाफट से कमेंट करके बता दो। अच्छा, दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में कुछ बातें और बता दूं। 15वीं शताब्दी 1494 की बात कर रहे हैं, मतलब अपन 15वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। 15वीं शताब्दी में इस दोहरा लेखा प्रणाली का विकास हुआ था। लुका पेसियोली नाम के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था सुम्मा द अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रपोर्शनी एट प्रपोर्शनेटाइल प्रपोर्शन ने लाइट नाम की पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम है, उसी लैंग्वेज में है, इटली की लैंग्वेज में ही है। ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में दोहरा लेखा प्रणाली का विकास किया। आपको पूछ ले दोहरा लेखा प्रणाली का विकास कब हुआ, तो दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ, उसकी शुरुआत, उसकी स्टार्टिंग 15वीं शताब्दी में हुई थी। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक फादर कौन है? बैंक भी डबल एंट्री सिस्टम पर वर्क करता है, बिल्कुल रोहितास जी। बैंक भी डबल एंट्री सिस्टम पे काम करता है, सारी कंपनियां भी करती हैं बड़ी बड़ी, और जितने भी ठीक ठाक लेवल पे आ गया, हर एक बिजनेस में डबल एंट्री सिस्टम पे काम होता है। इवन कि आपका जो महाजनी बहीखाता पद्धति है वो भी आजकल डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है, दोहरा लेखा प्रणाली पे चलता है। दोनों साइड में लेखा होता है, लेकिन उसमें बहियां अलग तरह की रखते हैं, इसमें रजिस्टर अलग तरह के रखे जाते हैं। उसमें लोकल लैंग्वेज में, महाजनी बहीखाता पद्धति में लोकल लैंग्वेज में एंट्री होती है, अकाउंटिंग होती है, और यहाँ इंग्लिश में होती है। बाकी दोनों सेम है, बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, विस्तृत वैज्ञानिक प्रतिपादन किया था। यानी आपको पूछ ले दोहरा लेखा प्रणाली का, वैसे 2 नंबर में तो पूछेंगे नहीं, आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे, अब ध्यान देना। पहला क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि लेखांकन की पद्धतियां बताइए। लेखांकन पद्धतियां बताइए। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग सिस्टम्स, या फिर अकाउंटिंग मेथड्स को एक्सप्लेन करना है। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन होता है तो इसमें तीनों के बारे में बताना है, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं। तीनों कौन सी? महाजनी, इखरा और दोहरा लेखा प्रणाली, तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बता दो। दो दो लाइनें तीनों के बारे में लिख दो। यह क्वेश्चन ये आ सकता है। महाजनी बहीखाता पद्धति को समझाइए। एक्सप्लेन महाजनी अकाउंटिंग सिस्टम। यह क्वेश्चन तो इसमें केवल महाजनी के बारे में बताना है। तीसरा क्वेश्चन आता है इखरा लेखा सिंगल एंट्री सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। चौथा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, दोहरा लेखा पद्धति या प्रणाली के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना है। केवल महाजनी के बारे में भी खूब सारी बातें लिख सकते हो, बही वाली बात लिख सकते हो। स्पेशल बुक रखते हैं, बही होती है, येलो कलर के कागज होते हैं, रेड कलर का कवर होता है, धागे से बंधा रहता है, कागज पे सलवटें होती हैं, और उसके बाद में ये भी दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर काम करता है। यानी प्रत्येक लेन देन से नाम और जमा दोनों पक्ष में समान राशि से लेखा किया जाता है। पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति होती है, लेकिन इसमें जो लेखा है वो लोकल लैंग्वेज में किया जाता है, और लोकल लैंग्वेज में करने के कारण दो अलग अलग जगह की लेखांकन पुस्तकों का आपस में जो तुलना है वो संभव नहीं है।
कोई फिक्स लैंग्वेज है क्या? हाँ, होने में तो इकरा लैंग्वेज, देखो फिक्स लैंग्वेज होती इंग्लिश में ही है, सिंगल इंटर सिस्टम इंग्लिश में ही होती है। वैसे सिंगल इंटर सिस्टम इंग्लिश में ही होते हैं कपिल जी, ठीक है। माजनी बहीखाता पद्धति के बारे में पूछे तो बता दिया मैंने। सिंगल इंटर सिस्टम के बारे में पूछे, इसमें प्रत्येक लेन देन, प्रत्येक ट्रांजेक्शन का जो अकाउंटिंग है वो केवल एक साइड में होता है। ये पूर्ण वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि इसमें गलती होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसमें दोनों साइड यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, नाम पक्ष और जमा पक्ष, दोनों साइड का जो है वो एक जगह। सर इसमें लास्ट मेंस कोर्स की वीडियो भी अपलोड करवा दीजिए ना। संदीप जी क्यों फालतू की बातें कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ मैं एक चीज हाथ जोड़ के निवेदन पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा कर रहा हूँ। मेरे सब्जेक्ट से संबंधित अगर कोई भी तकलीफ है, किसी भी चीज की दिक्कत है, तो आप एक बार नहीं 10 बार पूछेंगे, मुझे बताने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बाकी आप इस तरह की कि आप पब्लिक एड भी अपलोड करवा दो और वो भी एथिक्स भी दे दो और ये कर दो वो कर दो, ये सारी चीज़ों के बारे में भाई साहब मेरे पास में ना तो अथॉरिटी है, ना मेरे को इस पूरी चीज़ों की जानकारी है। इनके लिए आप टेक्निकल टीम से सपोर्ट करिए, या आपके टोल फ्री नंबर या फिर आपको जो भी हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं कोचिंग के, वहाँ पे बात करिए, उनसे बात करिए। भाई साहब वो डालेंगे, आप तो क्लास डिस्टर्ब करने वाली बातें मत करिए प्लीज़, है ना। अपन अपने सब्जेक्ट पे ही फोकस करेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में भी इसी तरह से लिख सकते हो कि प्रत्येक लेन देन का लेखा है वो समान राशि से दोनों पक्षों में किया जाता है, एक नाम पक्ष में और दूसरा जमा पक्ष में समान राशि से किया जाता है। इसलिए नाम पक्ष का योग हमेशा जमा पक्ष के योग के, डेबिट साइड का टोटल हमेशा क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर होता है। इसमें दोहरा लेखा प्रणाली में अकाउंटिंग के वर्ल्ड वाइड जो रूल्स हैं वो सेम हैं, और इसमें जो रूल्स हैं वो फिक्स रूल्स हैं कि भाई रूल्स के आधार, फिक्स रूल्स हैं, रूल्स के आधार पर इसमें अकाउंटिंग होती है। सर 2 सेकंड लगभग लिखने के दें। बेटा शिल्पा, मैं ये सारी की सारी पीडीएफ है ना, ये सारी पीडीएफ भी अपलोड करवाता हूँ मेरी क्लास के साथ में, तो वहां से देख के लिख सकते हो। और अब साथ साथ लिखना चाहो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखो बीच में रुकूंगा तो नहीं कि मैं बोलने से रुक जाऊं और आप फिर लिख लो आराम से, उतना तो टाइम नहीं होता है। बाकी सब सब लिख भी नहीं रहे हैं तो सबका टाइम भी वेस्ट होगा। ये भी अपलोड कर दूंगा और साथ साथ लिखना चाहो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखता हूँ उस टाइम पे, आप भी साथ साथ लिख लिया करो, मुझे कतई कोई दिक्कत नहीं है। दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में सारी चीजें मैं जो बोल रहा हूं ना, वो चीजें बेटा मैंने यहाँ लिखी हैं सारी, देखो ये लिखी हुई मिल ही जाएंगी आपको, मिल ही गई है, मिल जाएंगी कब, ये मिल ही गई है। और फिर भी लिखना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्रत्येक लेन देन का लेखा प्रिंट करवा ली और उसमें एडिट करते हैं तो सही रहेगा ना सर जी? एडिट की जरूरत ही नहीं है रोहितास जी, आप क्या एडिट करोगे? हाँ, एक साइड में प्रिंट करवा लो, दूसरी साइड में खाली जगह छोड़ दो, खाली दूसरी साइड में जो खाली जगह है वहां पे आप कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आपको मेरी बातों में से कोई बात अच्छी लगती है या कोई वैल्यू एडिशन होता है, कोई एक्स्ट्रा बातें, जैसे माजनी बहीखाता पद्धति में मैंने एक लाइन है वो यहाँ नहीं लिख रखी है कि कागज पर सलवटें होती हैं, तो वो आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। और इस तरह से अगर कोई वैल्यू एडिशन होता है, कोई एक्स्ट्रा की चीजें होती हैं तो वो लिख सकते हो, मुझे क्या दिक्कत है उसमें। दो लेखा प्रणाली के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो आज अभी अपन ने लेखांकन की पद्धतियां पढ़ी हैं, फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या ये समझ में आ गई? लेखांकन की पद्धतियां समझ में आ गई हैं? फटाफट से कमेंट करके बताओ बेटा। लेखांकन की पद्धतियां हैं, 3 पद्धतियां, तीनों के बारे में डिटेल से बताया है। इसमें अकाउंटिंग होते हैं लोकल लैंग्वेज में होते हैं, इन दोनों में इंग्लिश में होती है। यहाँ दोनों पक्षों में होते हैं, यहाँ एक पक्ष में होते हैं, यहाँ दोनों पक्षों में होती है। यहाँ अलग पुस्तक में होती है, यहाँ बही बही में होती है। बही का कागज का कलर येलो होता है, कलर कवर है वो रेड कलर का होता है, धागे से बंधी होती है। इन सब के बारे में डिटेल्स बता चुका हूँ बेटा। रविन पूनिया, यस सर। लक्ष्मी, हाँ सर, बहुत अच्छे समझ में आ गए। विक्रम, अंडरस्टूड। ओम सिंह रावत, यस सर। कपिल, छप गई सर दिमाग में तीनों पद्धतियां। रविंदर सिंह, गोट इट सर, थैंक यू बेटा। अब अपन बात करते हैं बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री जो सिस्टम है, जो दोहरा लेखा प्रणाली है ना, ये दोहरा लेखा प्रणाली ये कहती है कि हर एक ट्रांजैक्शन से डेबिट जितना होगा एग्जैक्ट उतना का उतना ही क्रेडिट होगा। डेबिट रिकॉर्डेड
और क्रेडिट रिकॉर्डेड, आर का मतलब है रिकॉर्डेड। डेबिट साइड में जितना रिकॉर्ड करोगे, डेबिट मतलब नाम पक्ष में जितना रिकॉर्ड करोगे, जितना लेखा करोगे, एग्जैक्ट उतना ही क्रेडिट साइड में भी यानी जमा पक्ष में भी आपका लेखा होगा, एग्जैक्ट उतना का उतना होगा। दोहरा लेखा प्रणाली ये कह रही है ये हमेशा बराबर रहेंगे, डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर रहेगा, है। डेबिट का टोटल, डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल है वो हमेशा और क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर रहेगा, यानी नाम पक्ष का योग है वो जमा पक्ष के योग के बराबर रहेगा। अब इन्हीं चीजों से समझ लीजिए, इन्हीं चीजों से समझ लीजिए, इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। अब ये है एक सिद्धांत पर काम करता है, बोर्ड पर देखना ये किस सिद्धांत पर काम करता है। ये कहता है कि आपकी देखो व्यवसाय, एक चीज आगे चलकर पढ़ेंगे, इस बार बड़े क्वेश्चन ही आएंगे ना सर? बिल्कुल मानव जी, बड़े क्वेश्चन ही आएंगे। यस सर, बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं, समझ गए सर, आगे चलो। यस सर, सुनील जी, सुभाष जी, किशन कुमार जी और मानव जी, ठीक है भैया। ध्यान से देखना, आगे चलकर अपन कहेंगे मैं अगर मालिक हूं, मैं अगर मालिक हूं तो मैं मालिक व्यवसाय में, मैं मालिक और मेरा व्यवसाय, मैं अलग हूं मेरा व्यवसाय अलग है, ऐसा माना जाता है। मैं अलग हूं मेरा व्यवसाय अलग है, मैं व्यवसाय से अलग हूं व्यवसाय मेरे से अलग है। इसलिए मैं घर से कुछ भी पैसा मैं मेरे घर से या पर्सनल चीजों से कुछ पैसा, माल या कुछ भी व्यवसाय में लगाता हूं तो उसकी एंट्री होती है बेटा, उसको पूंजी मानते हुए, उसको कैपिटल मानते हुए उसकी एंट्री होती है। वैसे ही वैसे ही वैसे ही अब बिजनेस से अगर कुछ निकालते हैं, बिजनेस से माल, पैसा या संपत्ति निकाल कर मैं मेरे घर पे यूज करूंगा तो उसको भी ड्राइंग मानते हुए उसकी भी एंट्री होती है बेटा, ठीक है। ये दोनों चीजें होती हैं। तो मैं अलग हूं, मैंने लगाया वो पूंजी है, उतना पैसा मैं बिजनेस में मांगता हूं। तो बिजनेस में देखो, बिजनेस में या तो मैंने लगाया होगा पैसा, उसको बोलते हैं कैपिटल, या फिर मैंने किसी से उधार लेके पैसा लगाया होगा, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, या तो मैंने लगाया होगा तो बिजनेस के मैं पैसा मांगता हूँ, या तो किसी से उधार लेके लगाया होगा, या माल उधार खरीदा होगा, या संपत्तियां उधार खरीदी होंगी, या किसी से उधार पैसा लेके लगाया होगा, तो लाइबिलिटी। उतनी की उतनी कम अपने बिजनेस में संपत्तियां होनी चाहिए, असेट्स होनी चाहिए। मान लो, सपोज करो, मान लो मैंने 100 रुपए घर से लाके लगाए तो कैपिटल 100 रुपए हो गई और 100 रुपए कैश के रूप में पैसा हो गया बिजनेस में। 100 रुपए की कैपिटल हो गई और 100 रुपया असेट्स के रूप में हो गया। अब मान लो कि मैंने 100 रुपए का फर्नीचर उधार खरीद लिया तो लाइबिलिटी 100 रुपए की हो गई और 100 रुपए फर्नीचर के रूप में असेट हो गई। तो ये हमेशा 200 हो गया, 200 हो गया, यानी कि ये तो मालिक के रूप में उधारी है, मालिक ने जो बिजनेस में पैसा लगाया, और दूसरे लोगों से जो उधार माल या उधार नगद, नगद उधार लिया होगा या फिर माल उधार लिया होगा या संपत्तियां उधार ली होंगी, वो हो गया। इन दोनों को जोड़ दोगे, उतनी संपत्तियां आपके बिजनेस में होनी चाहिए, बिजनेस में उतनी संपत्तियां होनी चाहिए, बिजनेस में उतनी संपत्तियां होनी चाहिए जितना या तो मालिक ने पैसा लगाया या किसी दूसरे से उधार लिया होगा, उतनी संपत्तियां असेट्स में होनी चाहिए। इस इक्वेशन को, इस सूत्र को, इस समीकरण को लेखांकन समीकरण कहा जाता है, लेखांकन समीकरण कहा जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली है ये, इस लेखांकन समीकरण के आधार पर काम करती है, यानी कि इसमें दोनों साइड बराबर होती हैं। आपके पास में मान लो, मैंने अभी बताया आपको कि 100 रुपए लगाए तो 100 रुपए एक तरफ लाइबिलिटी के रूप में, कैपिटल के रूप में, और दूसरी तरफ 100 रुपए नगद कैश असेट्स के रूप में। उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदा तो लाइबिलिटी बढ़ गई और साथ में आपके एसेट भी बढ़ गई। मान लो नगद माल खरीदा 50 रुपए का, तो नगद माल खरीदा तो वहां क्या होगा, वहां 50 रुपए का तो आपका माल बढ़ गया और 50 रुपए का कैश कम हो गया, तो ये इतना ही, यानी हर एक ट्रांजैक्शन के बाद में ये इक्वेशन आपका मिलता रहेगा। बही को लीगल एविडेंस के रूप में फाइल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं वीरेंद्र जी, बिल्कुल कर सकते हैं, और होता है और हुआ है बहुत बार। सारा कोर्स साथ साथ करेंगे सर, ठीक है, ये हो गया।
यही का है। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? ये कहते हैं कि मालिक ने जो पैसा लगाया, बाहर के लोगों से उधार लेकर जो पैसा लगाया, या जो माल लगाया, या जो संपत्तियां लगाई, उनके बराबर संपत्तियां होनी चाहिए। उनकी बराबर संपत्तियां होनी चाहिए किसके पास? बिजनेस में। बिजनेस में कुल संपत्तियां कितनी होंगी? या तो मालिक ने पैसा लगाया होगा, या किसी और से उधार लेकर के अपने संपत्तियां व्यवसाय में लगाई होंगी। तो दोनों बराबर होनी चाहिए। मालिक ने पैसा लगाया है प्लस बाहर वालों से उधार लेके लगाए, उन दोनों को जोड़ दो, और आपके जितनी संपत्तियां उनके बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें अपन ने ये बाहरी दायित्व है, इनको उधर अपन जाएंगे तो इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। इधर से बच गई आपकी पूंजी और इधर बच गई आपकी संपत्तियां। ये बाहरी दायित्व इधर प्लस के थे, इधर जाकर के माइनस के हो जाएंगे, माइनस बाहरी दायित्व है। तो ये आपका लेखांकन समीकरण है। पूछा गया था, लेखांकन समीकरण का क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेखांकन समीकरण का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन अब भी इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की न के बराबर संभावना है। पूछो क्यों नहीं है? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम आपके सिलेबस में से हटा दिया है। पिछली बार दोहरा लेखा प्रणाली नाम का एक अलग से स्पेशल टॉपिक दे रखा था, इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से आ गया था। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से आने की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल नील के बराबर है। फिर भी मैं आपको बता दूं, फिर भी आपको पूछा कैसे जा सकता है? जैसे आपको कहा कि माल नगद खरीदा, अब लेखांकन समीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक तो माल के रूप में आपकी संपत्तियां बढ़ गई, और उतना ही आपने नगद खरीदा है, तो नगद के रूप में आपकी संपत्तियां कम हो गई, बराबर प्रभाव पड़ा। संपत्ति बढ़ भी गई, कम भी हो गई, न्यूट्रलाइज हो गया ट्रांजैक्शन। मान लो ये कह दें कि फर्नीचर उधार खरीदा, तो दो जगह प्रभाव पड़ेगा। एक तरफ है फर्नीचर के रूप में आपकी संपत्तियां बढ़ गई, और दूसरी तरफ आपके लेनदार पैदा हो गए। आपने उधार खरीदा है ना, तो लेनदार के रूप में आपकी संपत्तियां, आपके दायित्व बढ़ गए। यानी कि फर्नीचर के रूप में आपकी असेट्स बढ़ गई, और दूसरी तरफ क्रेडिटर्स के रूप में आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो असेट्स भी बढ़ गई, उतने ही रुपए से लाइबिलिटी भी बढ़ गई। इक्वेशन बराबर हुआ। यहां असेट्स बढ़ गई, असेट्स कम भी हो गई, तो यहां भी क्या हो गया? इक्वलाइज हो गया। तो कहने का मतलब है कि लेकिन ये क्वेश्चन किसी भी हालत में पूछे नहीं जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन अब आने की कोई संभावना नहीं है। धन्यवाद अंकित जी, धन्यवाद, थैंक यू। तो अपन ने दो बातें पढ़ी हैं आज की क्लास में। सबसे पहले अपन ने लेखांकन पद्धतियां पढ़ी हैं, और लेखांकन पद्धतियां 3 हैं, तीनों पढ़ी हैं। दूसरी बात अपन ने लेखांकन समीकरण पढ़ा है। और लेखांकन समीकरण क्या कहता है? लेखांकन समीकरण कहता है कि आपके पास कुल संपत्तियां हैं, उनके बराबर आपके पास कुल दायित्व होने चाहिए पूंजी के साथ। पूंजी के रूप में मालिक को दायित्व है, और अन्य दायित्व या फिर बाहरी दायित्व है। ये दोनों जितना है, मालिक ने जितना पैसा लगाया है और बाहरी लोगों से जितना माल, संपत्ति या पैसा लेके लगाया है, उनके बराबर आपके पास में संपत्तियां होनी चाहिए। ये दोनों चीजें पढ़ी हैं। फटाफट से कमेंट करके बता दो बेटा, समझा दीजिए। शिल्पा जी क्या समझाऊं बेटा? शिल्पा जी क्या समझाऊं बेटा? शिल्पा जी मैं समझ नहीं पाया, आप क्या समझ आ गया? ठीक है बेटा। चलिए, लेखांकन समीकरण हो गए। दोहरा लेखा प्रणाली के गुण क्या क्या हैं? वैसे दोहरा लेखा प्रणाली दी नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा अगर जा सकता है, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज कही थी, और मैं कमिटेड हूं कि लास्ट ईयर जैसे 7 क्वेश्चन
मैंने पढ़ाया था उसमें से आ गए थे, वैसे के वैसे 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो भी हैं वो अब की बार भी आ जाएं। जितने भी 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 तो आएंगे, हो सकता है 5 भी आ जाए। तो 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो अपने इस नोट्स में से आ जाएं, इसलिए मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, लेखांकन प्रणालियां 3 हैं, उनमें दोहरा लेखा प्रणाली पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। इस प्रणाली में लेखा जोखा है, उसके निश्चित सिद्धांत हैं, नियम है फिक्स, उन नियमों के आधार पर लेखांकन किया जाता है। तो ये क्या है, ये फुल्ली साइंटिफिक मेथड है, प्योरली या फुल्ली साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि इनके फिक्स प्रिंसिपल्स हैं, फिक्स रूल्स हैं। ठीक है, फिक्स प्रिंसिपल्स या फिक्स रूल्स हैं अकाउंटिंग के। दूसरी, इस प्रणाली में अशुद्धियां और कपट की संभावना कम रहती है। अशुद्ध, एरर्स और फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी बहुत लो है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड है वो बहुत कम है, क्योंकि लेखा दोनों साइड में किया जाता है। सिस्टम से ट्रायल बैलेंस शीट भी नहीं बनाई जा सकती है ना? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा वीरेंद्र जी, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा बेटा। अच्छा, ये हो गया, एक तो ये फुल्ली साइंटिफिक है। दूसरा, इसमें एरर और फ्रॉड होने की संभावना नहीं है। तीसरा, इसमें लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का फिक्स आपको पता लग जाता है। इसमें एक प्रॉफिट और लॉस का और फाइनेंशियल पोजीशन का एक्यूरेट आपको पता लग जाता है, एक्यूरेट असेसमेंट हो जाता है फाइनेंशियल पोजीशन का और प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि इसमें दोनों, हर एक लेन देन से, हर एक ट्रांजेक्शन से दोनों साइड में एंट्री होती है और बराबर अमाउंट से होती है। ठीक है, यह प्रणाली सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक है, इसमें पूर्ण रूप से विश्वसनीय है, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली है, हर जगह काम में होती है, हर जगह काम में आती है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो पॉपुलर है लोगों के बीच में, सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। रट्टे थे बट अब समझ आ रही है। ठीक है पंकज जी, वीरेंद्र जी, सर सिंगल इंट्री सिस्टम से ट्रायल बैलेंस नहीं बनता बेटा। ठीक है, तो विश्वसनीय भी सबसे ज्यादा है। आर्थिक स्थिति का आसानी से तुलनात्मक अध्ययन या विश्लेषण किया जा सकता है। इस विधि में देखो फिक्स नियम है, आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे, अपनी कंपनी का लेखा तैयार करोगे, मैं मेरी कंपनी का लेखा तैयार करूंगा। आप डबल एंट्री सिस्टम से कर रहे हो, मैं भी डबल एंट्री सिस्टम से कर रहा हूं। आपका जो अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसकी तुलना मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट से हो सकती है, क्योंकि आपने भी उन्हीं नियमों को फॉलो किया और मैंने भी उन्हीं नियमों को, सेम नियम होने के कारण और तुलना संभव है, तो तुलना की जा सकती है बेटा, तुलना की जा सकती है। ठीक है, अपन ने 3 चीजें पढ़ ली, एक आपकी लेखांकन पद्धतियां पढ़ ली, लेखांकन पत्तियां पढ़ ली, दूसरा लेखांकन का समीकरण पढ़ लिया, और तीसरा अपन अपनी जो दोहरा लेखा प्रणाली है, दोहरा लेखा प्रणाली है, इस प्रणाली की ताकत पढ़ ली, इस प्रणाली के गुण या फिर इस प्रणाली के लाभ पढ़ लिए, इसका क्या क्या फायदा मिलता है। गुण या लाभों में अपने पढ़ा, सबसे पहली बात तो ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है, निश्चित नियम होते हैं। दूसरी चीज, इसमें लाभ हानि का एक्यूरेट पता लग सकता है। तीसरी चीज, इसमें फाइनेंशियल जो पोजीशन है, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसका एक्यूरेट पता लग सकता है। चौथी चीज, इस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय है। पांचवी चीज, इसमें तुलना की जा सकती है, तुलना की जा सकती है। तो ये क्या हो गई, ये अच्छा, सबसे ज्यादा उपयोग, विश्वसनीय क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है, मतलब पूरी दुनिया ही ये सार्वभौमिक है, सब जगह विद्यमान रहती है, यानी इस प्रणाली को उपयोग में लिया जाता है, और सबसे ज्यादा पॉपुलर भी यही है, इसलिए विश्वसनीय भी है। फिक्स नियम है इसके, तो ये इसके प्रणाली के गुण हो गए। दोहरा लेखा प्रणाली में कुछ कमियां हैं, बिल्कुल कमियां हैं, भूल के शुद्धि हो सकती है। अब ये तो भाई कमी नहीं है, ये तो कोई कमी नहीं कह सकते। पहली बात तो, अगर किसी, देखो मैंने आपको बताया कि गलती होने की संभावना नहीं है, मैंने आपको बताया कि दोहरा लेखा प्रणाली में गलती या फ्रॉड होने की संभावना नहीं है दोहरा लेखा प्रणाली में। लेकिन अगर गलती होनी हो, आप मतलब गलती क्यों नहीं होगी, फ्रॉड क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बताया कि एक ट्रांजैक्शन हुआ, डीआर में भी उतना ही और सीआर में भी उतना ही लेखा होगा। आप कोई ट्रांजैक्शन हुआ, इस ट्रांजैक्शन को लिखना ही भूल दोगे,
तो डीआर भी उतने से कम हो गया और सीआर भी उतने से ही कम हो जाएगा, तो पता तो यहां भी नहीं लगेगा। तो लिखना ही भूल गए आप। दोहरा लेखा प्रणाली में कोई ट्रांजैक्शन हुआ और उस ट्रांजैक्शन को लिखना ही आप भूल गए, तो ये तो हर जगह की कमी है। तो ये दोहरा लेखा प्रणाली की पहली कमी तो है ये कि इसमें भूल की अशुद्धि। भूल की अशुद्धि, देखो भूल का मतलब लेखा किया ही नहीं है। ऐसा नहीं कि गलत राशि से कर दिया, ऐसा भी नहीं है कि भाई आपने डेबिट में कर दिया क्रेडिट में नहीं किया, या क्रेडिट में कर दिया डेबिट में नहीं किया, तब तो पकड़ में आ जाएगी। कोई ट्रांजैक्शन हुआ और उसका लेखा हुआ ही नहीं है, तो फिर ऐसी भूल तो हो सकती है, ऐसी गलती तो हो सकती है। ये कमी तो है। किसी व्यवहार की गलत राशि से प्रविष्टि करने पर भी गलती का पता नहीं लगता। मान लो कि 1000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, आपने 1000 रुपए की जगह डेबिट में भी आपने क्या लिख दिया 100 रुपए, और क्रेडिट में भी क्या लिख दिया 100 रुपए, तो यहां भी गलती पकड़। या तो 1000 का पूरे की एंट्री नहीं करी, ये गलती, या फिर आपने दोनों साइड में ही गलत राशि से लिख दिया, तो भी पकड़ में नहीं आएगी। और तीसरे, क्षतिपूरक अशुद्धियों को खोजना कठिन है। क्षतिपूरक मतलब मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन में डीआर में 100 रुपए बढ़ा के लिख दिए और दूसरे ट्रांजेक्शन में क्रेडिट साइड में 100 रुपए बढ़ाकर लिख दिए, यहां भी पता नहीं लगेगा। एक गलती करी, डेबिट में 100 रुपए बढ़ा दिए, दूसरी गलती कर दी, क्रेडिट में 100 रुपए बढ़ा दिए, तो इनका भी पता नहीं लगेगा। इनको बोलते हैं क्षतिपूरक अशुद्धि। तो एक तो भूल की अशुद्धि का पता नहीं लगा है, दूसरा आपने गलत राशि से एंट्री कर दी, उसका भी पता नहीं लगता है, तीसरा क्षतिपूरक अशुद्धि, एक अशुद्धि को दूसरी अशुद्धि न्यूट्रलाइज कर रही है। एक अशुद्धि से आपने डेबिट में बढ़ा दिया, दूसरी से क्रेडिट में बढ़ा दिया होगा, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया। या फिर एक गलती करी, एक एरर हुआ, उससे आपने डेबिट में बढ़ा दिया, दूसरे से आपने डेबिट में वापस कम कर दिया, तो गलतियां तो दो हो गई, लेकिन एक गलती का जो प्रभाव है वो दूसरी गलती ने समाप्त कर दिया। एक गलती का जो इफेक्ट है वो दूसरी एरर ने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो उस गलती को भी नहीं पकड़ा जा सकता है। ठीक है, इस प्रणाली के लिए योग्य और प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, ये भी इसकी कमी है। क्योंकि हर कोई अकाउंट दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन हर कोई नहीं कर सकता, उसको लेखांकन के नियमों का, सिद्धांतों का पता होना चाहिए, वही कर सकता है। और जब आपको प्रशिक्षित, योग्य, क्वालिफाइड और ट्रेंड लोगों की जरूरत होगी, तो इसमें खर्चा भी ज्यादा लगेगा, ये खर्चीली भी है। तो कमियां हैं। कमियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली कमी है कि भूल की अशुद्धि हो सकती है। भूल की अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिशन हो सकती है। आपने तो लेखा करना ही भूल गए, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ऐसी गलती होगी, इसको ढूंढना मुश्किल है। दूसरा, आपने गलत राशि से लेखा कर दिया, दोनों ही पक्षों में गलत राशि से लेखा कर दिया, तो भी पता नहीं लगेगा। तीसरी, आपने कोई क्षतिपूरक गलती कर दी, क्षतिपूरक अशुद्धि कर दी, कंपनसेटरी एरर कर दी, यानी दो गलतियां करी, एक गलती का प्रभाव दूसरी गलती ने समाप्त कर दिया, तो भी पता नहीं लगेगा। गलती तो दो हो गई, डबल हो गई, लेकिन प्रभाव दिख नहीं रहा है अब आपको कि गलती हो गई। चौथी बात, इसमें और क्या कमी है? चौथी बात, इसमें क्वालिफाइड और ट्रेंड लोगों की जरूरत होती है। पांचवी चीज, क्वालिफाइड और ट्रेंड लोगों की जरूरत होती है, इसलिए मोर एक्सपेंसिव है, ज्यादा खर्चीली है ये पद्धति। इस प्रकार से ये 5 ड्रॉबैक लिख सकते हो, अगर आपसे लिखवाते हैं तो ये कमियां लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहां अपन ने दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि दोहरा लेखा प्रणाली के गुण या लाभ बताइए। तीसरा क्वेश्चन बनता है दोहरा लेखा प्रणाली के दोष या दोहरा लेखा प्रणाली की कमियां बताइए। मैंने आपको दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में भी डिटेल से बताए, उसकी अच्छी बातें भी बताई हैं, उसकी कमियां भी बताई हैं। कमियों में 3 प्रकार की तो गलतियां हैं, एक तो मान लो भूल की अशुद्धि है, एरर ऑफ ओमिशन है। एक मान लो कि गलत राशि से आपने कोई लेखा कर दिया, तो उसको पकड़ना मुश्किल है। तीसरा, आपने क्षतिपूरक अशुद्धि कर दी, कंपनसेटरी एरर कर दिया, तो उसको, इन तीनों को पकड़ना मुश्किल है इसमें। चौथी चीज, क्वालिफाइड एंड ट्रेंड लोगों की जरूरत है।
पांचवी चीज, ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, खर्चा ज्यादा होता है इसमें। ठीक है, ये कमियां बता सकते हो। गुण लाभ में मैंने आपको बता दिया कि विश्वसनीय ज्यादा है, क्योंकि हर विश्वसनीय है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि ये सबसे नियम इसके सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है, सब जगह काम में ली जाती है। इसके फिक्स रूल्स हैं, फिक्स्ड रूल्स हैं, और ये साइंटिफिक फिक्स्ड रूल्स हैं, इसलिए फुल्ली साइंटिफिक है। चौथी चीज, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट पता लग सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन का आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट पता लग सकता है इसमें। और इसके क्या गुण हैं, ये सारे के सारे इसके गुण हैं कि इनमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, इसमें गलती होने की संभावना नहीं है। इसमें एरर एंड फ्रॉड या तो होगा नहीं, होगा तो जल्दी से मिल जाएगा, लेकिन ये तीन तरह के एरर हैं जो नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये स्मॉल बिजनेस के लिए भी सही नहीं है ये डबल एंट्री सिस्टम। हाँ विकेंद्र जी, दिक्कत क्या है कि इसमें खर्चा ज्यादा होता है, ट्रेंड लोगों की जरूरत होती है। अब आपके पास में सर 3 नंबर पॉइंट वापस समझा दीजिए। शिल्पी, कौन सा 3 नंबर पॉइंट बेटा, ये वाला की बात कर रहे हो क्या? मैंने आपको बताया कि देखो, अच्छी बातों में मैंने बताया कि गलती, एरर और फ्रॉड होगा नहीं, होगा तो जल्दी से पकड़ में आ जाएगा, ये अच्छी बात बोली। लेकिन कुछ एरर हैं, जैसे एरर ऑफ ओमिशन है, गलत राशि से आपने एंट्री कर दी है, विथड्रॉइंग अमाउंट, और ये का आपने कंपनसेटरी एरर, क्षतिपूर्वक अशुद्धि कर दी है। तो इन गलतियों को पकड़ना संभव नहीं है, इन गलतियों को जल्दी से नहीं पकड़ा जा सकता, ये इसकी कमी है। गलती होगी नहीं, फ्रॉड होगा नहीं, होगा तो जल्दी पकड़ में आ जाएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर ये गलतियां हो गई तो इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, फिर ये पकड़ में नहीं आएंगी, ये इसकी कमी है। इसमें क्वालिफाइड और ट्रेंड लोगों की जरूरत है, ज्यादा एक्सपेंसिव, ज्यादा खर्चा ज्यादा होता है, छोटे व्यवसाय के लिए ये सही नहीं है। ठीक है, कंपनसेशन वाला बेटा, दो गलती करते हो आप, एक गलती करी आपने, ध्यान से देखना, दो गलती करते हो। पहली गलती करी जिसमें 100 रुपए का ट्रांजैक्शन होना था, आपने डेबिट में लिख दिया 100 रुपए और क्रेडिट में लिख दिया 1000 रुपए, गलती हो गई। यानी कि क्रेडिट है वो 900 रुपए से ज्यादा दिखाएगा, क्रेडिट में 900 रुपए ज्यादा लिख दिया, 100 रुपए का ट्रांजैक्शन था, डेबिट में 100 लिखना था, क्रेडिट में 100 लिखना था, लेकिन क्रेडिट में 1000 लिख दिया, गलती कर दी, क्रेडिट 900 रुपए से बढ़ा दिया क्रेडिट साइड को। ठीक है, दूसरी गलती करी कि आपको 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन करना था, डेबिट साइड में क्या कर दिया, डेबिट साइड में 100 रुपए लिख दिए, डेबिट साइड में 1000 रुपए लिख दिए और क्रेडिट साइड में 100 रुपए लिख दिए। 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन था, डेबिट 1000 करना था, 1000 कर दिया, क्रेडिट 1000 करना था, 100 कर दिया, यानी यहां क्रेडिट को 900 रुपए से कम कर दिया। दो गलतियां कर दी, पहली गलती में क्रेडिट साइड में 900 रुपए बढ़ गए, दूसरी गलती में क्रेडिट साइड में 900 रुपए कम हो गए। एक, अब देखो, अब इसका इस दोनों ट्रांजैक्शन का प्रभाव देखो, डेबिट साइड कितना हुआ, 100 और 1000 1100, ठीक है, और क्रेडिट साइड 1000 और 100 1100, क्रेडिट साइड भी। दोनों गलतियों के बाद में दोनों साइड का योग मिल रहा है। यहां 900 रुपए से क्रेडिट साइड बढ़ा, यहां 900 रुपए से क्रेडिट साइड गलत करके आपने कम कर दिया, एक जगह बढ़ा दिया गलती करके, दूसरी जगह गलती करके कम कर दिया, दोनों गलतियां आपस में एक दूसरे से कट गई ना, इसको बोलते हैं क्षतिपूर्वक गलती बेटा। टाइम भी अधिक लगता है इसमें, बिल्कुल विकेंद्र जी लगता है, आप लिख सकते हो। शिल्पा समझ में आ गया बेटा? एक गलती से आपने, एक गलती का प्रभाव है यहां 900 रुपए क्रेडिट साइड बढ़ गया, दूसरी गलती का प्रभाव है कि यहां 900 रुपए क्रेडिट साइड कम हो गया। इस प्रभाव को, इस गलती के प्रभाव को इस गलती ने समाप्त कर दिया, इस एरर के इफेक्ट को इस एरर ने न्यूट्रलाइज कर दिया। इन दोनों गलतियां, ये दोनों गलतियां आपस में, गलतियां तो हैं, गलती तो यहां भी हुई है, गलती तो यहां भी हुई है, दोनों गलतियां, इन दोनों गलतियों को कंपनसेटरी एरर्स कहते हैं। ये इस गलती का प्रभाव है, इस गलती ने समाप्त कर दिया, दिखने में नहीं दिखेगा लेकिन गलती तो है, ये इसको ढूंढना मुश्किल होता है। ठीक है, पुस्त पालन, कल वाली फाइल निकालिए एक बार, कल वाली फाइल निकालिए, कल वाली फाइल निकालिए। मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगा बेटा, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगा। ट्रांजैक्शन से क्या करोगे, ट्रांजैक्शन से जर्नल
एंट्री बनाओगे बेटा। जर्नल एंट्री बनाने के बाद में क्या करोगे? खाता बही में लेजर में पोस्टिंग करोगे बेटा। लेजर पोस्टिंग के बाद में क्या हो? खाता बही में खतौनी कर दी, लेजर पोस्टिंग हो गई। उसके बाद में क्या करोगे बेटा? बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, खातों का शेष निकालोगे बेटा। खातों का शेष निकालने के बाद में क्या करोगे बेटा? ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ट्रायल बैलेंस बनाओगे बेटा। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में क्या करोगे बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे बेटा। फाइनल अकाउंट बनाओगे जिससे लाभ हानि और वित्तीय स्थिति का पता लगेगा। उसके बाद में क्या करोगे बेटा? उसके बाद में एनालिसिस करोगे बेटा। एनालिसिस करोगे बेटा, ध्यान से देखना। एनालिसिस करोगे बेटा, ध्यान से देखना इन चीज़ों को। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की प्रोसेस है, इसको बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग यानी पुस्तपालन कहा जाता है। और बेटा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो पूरी प्रोसेस है, इसको अकाउंटिंग कहते हैं बेटा। इसको अकाउंटिंग कहते हैं बेटा, ठीक है। इसको क्या कहा था आपने? इसको कहा था रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग। इसको क्या कहा था बेटा आपने? क्लासिफिकेशन। यहां से लेकर यहां तक को क्या कहा था आपने? समराइजेशन। और यहां से लेकर यहां तक को क्या कहा था आपने? एनालिसिस। अब ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। मैं ये कह सकता हूं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन और एनालिसिस की प्रोसेस है, उसको तो अकाउंटिंग कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को, चारों को। और केवल ट्रांजैक्शन हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग करी और उसका क्लासिफिकेशन किया। समराइजेशन भी पूरा नहीं किया, फाइनल अकाउंट तक नहीं गए, समराइजेशन भी पूरा नहीं किया, केवल ट्रायल बैलेंस बनाने तक की प्रोसेस है, इसको बुक कीपिंग कहते हैं। तो बुक कीपिंग होती क्या है? वित्तीय विवरण, वित्तीय व्यवहार हुआ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, उसके जर्नल में जर्नल एंट्री बनाई, उसके लेजर में लेजर पोस्टिंग करी, लेजर का बैलेंस निकाला और ट्रायल बैलेंस तैयार कर लिया। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं, यहां तक की प्रक्रिया को कहते हैं बुक कीपिंग। क्लियर? ठीक है। होता क्या है बुक कीपिंग, ये समझ में आ गया। इन दोनों में अंतर बताओ। पहला अंतर है, बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पूरी प्रोसेस है, इसमें से इस आधी प्रोसेस को बुक कीपिंग कहते हैं। तो बुक कीपिंग पूरी प्रोसेस का ही तो भाग है ये बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग क्या हो गई? बुक कीपिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट हो गई, नैरो, संकीर्ण, संकुचित, छोटी अवधारणा हो गई। और अकाउंटिंग क्या हो गई? अकाउंटिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गई, बड़ी अवधारणा हो गई। अकाउंटिंग बड़ी है, बुक कीपिंग छोटी है, बिकॉज बुक कीपिंग इज आल्सो द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है, पहली बात। दूसरी चीज, बुक कीपिंग से अपने को लाभ हानि का पता नहीं लग रहा, क्योंकि बुक कीपिंग में फाइनल अकाउंट नहीं बनाए, जबकि अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट भी आ गए तो लाभ हानि का पता लग रहा है। तीसरा अंतर, बुक कीपिंग से अपने को फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता नहीं लग रहा है, वित्तीय स्थिति का पता नहीं लग रहा है, जबकि अकाउंटिंग से आपको फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि आपके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी हैं, उनका भी पता लग रहा है, क्योंकि यहां बैलेंस शीट भी बन गई, यहां बैलेंस शीट नहीं बनी है। बुक कीपिंग से है वो मैनेजमेंट है, वो डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि यहां एनालिसिस नहीं हुआ है, और अकाउंटिंग के बेस पर मैनेजमेंट है, वो डिसीजन ले सकता है। ये 3-4 अंतर बता सकते हो। बुक कीपिंग नैरो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है। बुक कीपिंग से प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं लगता है, इससे प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगता है। इससे फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं लगता है, इससे फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। इससे जो मैनेजमेंट है ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है, इसमें मैनेजमेंट है, इसके बेस पर, अकाउंटिंग के बेस पर मैनेजमेंट है, ये डिसीजन मेकिंग, निर्णय ले सकता है। ये दोनों में अंतर हो गया। फटाफट से देखिए, पुस्तपालन लेखांकन का ही एक भाग है, यही तो मैंने बताया है। पुस्तपालन से आशय व्यवसाय के वित्तीय मौद्रिक व्यवहारों का लेखा प्रारंभिक पुस्तक जर्नल में कर दिया, अभिलेखन करना, द्वितीयक पुस्तक में खतौनी कर उन खातों का शेष निकालना, तलपट तैयार करना है। ट्रांजैक्शन हुआ,
जर्नल में एंट्री करी, लेजर में पोस्टिंग करी, लेजर में पोस्टिंग करने के बाद में खातों का बैलेंस निकाला, ट्रायल बैलेंस तैयार किया, यहां तक की प्रोसेस क्या है? पुस्तपालन है। बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग रेफर्स टू रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल या फाइनेंशियल और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस इन प्राइमरी बुक्स, यानी कि जर्नल में एंट्री कर दी, जर्नल में रिकॉर्डिंग कर ली, जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के बाद में लेजर में पोस्टिंग कर ली, लेजर में पोस्टिंग कर ली, लेजर में पोस्टिंग कर ली, जर्नल में रिकॉर्डिंग कर दी, जर्नल में रिकॉर्डिंग कर दी, लेजर में पोस्टिंग कर दी, उसके बाद में बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स निकाल लिया और ट्रायल बैलेंस बना लिया। इस पूरी प्रोसेस को ही पुस्तपालन कहा जाता है और यही मैंने यहां बताया। ट्रांजैक्शन हुआ, जर्नल में एंट्री करी, लेजर में पोस्टिंग करी और बैलेंसिंग निकाली, ट्रायल बैलेंस बनाई, यहां तक की पूरी प्रोसेस बुक कीपिंग है। ठीक है। जर्नल क्या है? जर्नल प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट है। लेजर क्या है? सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट है। क्यों? इसको मेन बुक ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ट्रांजैक्शन होते हैं, सबसे पहले जर्नल में लिखा है इसलिए ये प्राइमरी बुक है, उसके बाद में लेजर में लिखा है ये सेकेंडरी बुक है। लेकिन मेन कि किस व्यक्ति का बैलेंस, किस अकाउंट का बैलेंस कितना है, ये यहां से पता लगता है, इसलिए ये मेन बुक ऑफ अकाउंट है। तो ट्रांजैक्शन का जर्नल में एंट्री, प्राइमरी बुक में रिकॉर्डिंग और लेजर में पोस्टिंग, यानी सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट्स में पोस्टिंग कर दी, फिर बैलेंस निकाल लिया अकाउंट्स का, फिर ट्रायल बैलेंस बना दिया, यहां तक की पूरी प्रोसेस बुक कीपिंग है। यही आपको यहां बताया है। आपकी पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर बताना है। पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में क्या होता है? लेन देनों के अभिलेखन और वर्गीकरण। इसमें अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण और विश्लेषण चारों हैं। इसमें चारों चरण शामिल होते हैं, इसमें केवल 2 चरण शामिल होते हैं। इसमें संक्षिप्तीकरण का भी पूरा चरण शामिल नहीं होता है। संक्षिप्तीकरण का केवल शेष निकालना, तलपट बनाना ही शामिल होता है, फाइनल अकाउंट बनाना शामिल नहीं होता है। इसलिए इसमें क्या होता है? इसमें रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन 2 ही चीज शामिल होती हैं। इसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, उसके बाद में समराइजेशन और एनालिसिस, चारों चरण शामिल होते हैं। क्लियर? दूसरी चीज, ये वित्तीय विवरण जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, ये आपकी बुक कीपिंग का भाग नहीं होते हैं। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट है, ये बुक कीपिंग का, ये अकाउंटिंग का भाग होते हैं। यही मैंने आपको बताया। इनसे लाभ हानि और वित्तीय स्थिति का पता की जांच नहीं होती है। यहां लाभ हानि का और वित्तीय स्थिति का पता लग जाता है। यानी कि यह कहा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये बुक कीपिंग के पार्ट नहीं होते हैं, नॉट पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। इसलिए इनमें प्रॉफिट एंड लॉस का और फाइनेंशियल पोजीशन का पता कैन नॉट, नहीं लगाया जा सकता। और इसमें क्या होता है? इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो अकाउंटिंग का पार्ट होता है। इसलिए यहां प्रॉफिट एंड लॉस का भी पता लगा सकते हो और फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता लगा सकते हो। फटाफट से देख लो भाई, फटाफट से देख लो। यही चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो चीजें पहले बताई हैं वही चीजें आपको यहां रिपीट हो रही हैं। तीसरा अंतर, पुस्तपालन के आधार पर प्रबंध के निर्णय नहीं लिए जा सकते, यानी कि मैनेजरियल डिसीजंस हैं वो नहीं लिए जा सकते हैं। जबकि लेखांकन के आधार पर मैनेजरियल डिसीजंस ले सकते हैं, प्रबंध के निर्णय लिए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एनालिसिस नहीं होता, इसमें एनालिसिस शामिल होता है। तो पुस्तपालन लेखांकन का ही भाग है, इसलिए इसका क्षेत्र संकुचित होता है, यानी कि नैरो होता है, नैरो या लिमिटेड स्कोप होता है। किसका? बुक कीपिंग का। और जो आपका अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का वाइड या फिर ब्रॉड, वाइड या ब्रॉड स्कोप होता है। ठीक है। पुस्तपालन का कोई उपक्षेत्र, इसका कोई सब फील्ड होती नहीं है, और इसके उपक्षेत्र होते हैं, इसके उपक्षेत्र होते हैं। अभी आगे चलकर बात करेंगे। लेखांकन में एक वित्तीय लेखांकन होता है, एक प्रबंधकीय लेखांकन होता है, लागत लेखांकन होता है, कर लेखांकन होता है। लेखांकन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बुक कीपिंग तो एक ही प्रकार की होती है। अपन ने 5 अंतर देखे। इधर देखा अपन ने बुक कीपिंग, और इधर देखा अपन ने अकाउंटिंग। बुक कीपिंग देखा आपने, ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें केवल
रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन शामिल है। इसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन और एनालिसिस, सब चारों स्टेप शामिल हैं। ठीक है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं लगता है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता लग जाता है। इसमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं लगता है, इसमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट शामिल नहीं होते हैं, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट शामिल होते हैं। ठीक है, यहां से मैनेजर जो है, मैनेजमेंट है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है। इसके बेस पर जो मैनेजमेंट है ये डिसीजन मेकिंग कर सकता है। ठीक है, ये सारे अंतर हैं बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। फटाफट से, बुक कीपिंग में डाटा होता है सर, जबकि अकाउंटिंग फाइनल रिपोर्ट होती है। नहीं, अकाउंटिंग में डाटा और रिपोर्ट दोनों होती है विकेंद्र जी। बुक कीपिंग में केवल केवल एंट्री होती है, लिखा हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ होते ही उसको लिख दिया, उसकी फिर फाइनल रिपोर्ट नहीं बनती है। फाइनल और अच्छा, अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में लिख दिया, रिकॉर्डिंग भी होती है, क्लासिफिकेशन भी होता है और लास्ट में समराइजेशन और उसका एनालिसिस भी होता है। सेकंड पॉइंट में बुक कीपिंग की जगह अकाउंटिंग होगा ना हिंदी में। कहाँ बेटा, कहाँ मेरा बेटा? सेकंड पॉइंट ये, हिंदी में वित्तीय विवरण पुस्तपालन के भाग नहीं होते हैं। सही बात है। अतः पुस्तपालन से व्यवसाय का लाभ हानि वित्तीय स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकती है। बेटा सही बात है, बुक कीपिंग में ही लिखना है ये। वित्तीय विवरण लेखांकन के भाग होते हैं, अतः लेखांकन में व्यवसाय का लाभ हानि तथा वित्तीय स्थिति ज्ञात की जा सकती है। सही है बेटा, अपनी जगह सही है। तुम एक बार दोबारा देखना सेकंड पॉइंट को, रोहितास जी एक बार दोबारा देखना, सही लिखा है बेटा। प्रोवाइड द टाइम टेबल शेड्यूल फॉर लाइव क्लासेस। विनायक कैसी बातें कर रहे हो भाई, आपको पहले दिन ही बता दिया था मेरी क्लास 5 से 7 होती है, 5 से 7 हो रही है, 3 दिन हो गए कंटिन्यू। अब काय का टाइम टेबल बताऊं विकेंद्र जी? हाँ, क्या बताऊं विनायक जी, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब 2 क्वेश्चन और बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि पुस्तपालन क्या है। बुक कीपिंग पर क्वेश्चन आ सकता है। अगर बुक कीपिंग पर क्वेश्चन आता है ना, बुक कीपिंग पर क्वेश्चन आता है तो यहां 2 चीजें लिख देना आप। तो पहली बात तो बुक कीपिंग होती क्या है, अर्थ, और दूसरा लिख लेना तो अंतर बताए, अंतर में से बुक कीपिंग वाला जो पार्ट है ये लिख देना, बुक कीपिंग वाला पार्ट। पुस्तपालन क्या होता है अगर ये पूछ लेते हैं, पुस्तपालन क्या होता है अगर ये पूछ लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो ये बता देना पुस्तपालन क्या है। उसके बाद में केवल पुस्तपालन वाली साइड, इस वाली साइड की बातें लिखनी है, उधर वाली मत लिखना। केवल पुस्तपालन पूछ ले तो केवल इधर वाली बातें लिख देना, इधर वाली ये बातें लिख देना केवल। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि पुस्तपालन तथा लेखांकन में अंतर बताइए, या यही क्वेश्चन बस डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिस्टिंक्शन बतानी है, या यही क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, यही सेम क्वेश्चन बन सकता है, पुस्तपालन लेखांकन से किस प्रकार भिन्न है। सेम क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, सेम क्वेश्चन ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, पुस्तपालन और लेखांकन।
हाँ भाई, अपन ने क्या क्या देख लिया आज की क्लास में? सबसे पहले अपन ने देखा लेखांकन प्रणालियां। महाजनी, इखरा और दोहरा। फिर दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर अपन ने देखा दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर लेखांकन समीकरण देखा। दोहरा लेखा प्रणाली के गुण या लाभ देखे। दोहरा लेखा प्रणाली के दोष या दोहरा लेखा प्रणाली की कमियां देखी। ठीक है, उसके बाद में क्या देखा? ये दोहरा लेखा प्रणाली। दूसरा अपन ने देखा बुक कीपिंग। पहले बुक कीपिंग देखा और इसमें देखा दो मीनिंग देख लिया, और फिर बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग दोनों की तुलना करके या दोनों का अंतर करके चेक कर लिया, दोनों को मिला करके चेक कर लिया। यहां तक हो गया है अपना। अब देखो लेखांकन के कुछ उपक्षेत्र होते हैं। यहां तक समझ में आ गया? समझ गए सर सुभाष जी? हाँ भाई, यहां तक आज किया है अपन ने। महाजनी बेखातापत्ति, लेखांकन, इखरा लेखापत्ति, दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली में क्या आधार पर लेखांकन समीकरण, दोहरा लेखा प्रणाली के गुण और लाभ यानी बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स। बेनिफिट्स हो गए, मेरिट्स हो गए, यहाँ पे डीमेरिट्स हो गए, और इनके ड्रॉबैक्स हो गई या फिर इनके चैलेंजेस हो गए। और बुक कीपिंग का मीनिंग हो गया, बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंटिंग हो गया, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बिटवीन जो है वो डिस्टिंक्शन हो गया। यहां तक हो गया। अब बात करते हैं लेखांकन के उपक्षेत्र पूछे जा सकते हैं, सब डिविजन्स ऑफ अकाउंटिंग। तो कई सारे प्रकारों में विभाजित किया जाता है। लेखांकन कई प्रकार का होता है, अकाउंटिंग कई प्रकार की होती है। सबसे पहले है वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय विवरण तैयार करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है। जो अब इतनी देर अपन पढ़ रहे थे ना, वो सारी की सारी वित्तीय लेखांकन है। इतनी देर से, पहले दिन से अब तक जितना अपन ने पढ़ा है, जितना अपन पढ़ रहे थे, वो सारा का सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। दूसरी होती है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन में उत्पादन की लागत का विश्लेषण किया जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट का एनालिसिस किया जाता है। लागत लेखांकन में कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोडक्शन की कॉस्ट का एनालिसिस किया जाता है कि कॉस्ट कौन कौन सी लगी है, कौन सी फिक्स कॉस्ट कितनी लगी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी है, यानी स्थिर लागत कितनी है, परिवर्तनशील लागत कितनी है। फिर ये लागत को कम कैसे किया जा सकता है, लागत ज़्यादा है कि कम है, ये सारी चीज़ें उसका एनालिसिस किया जाता है। प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, निर्णय लेने में सहायता होता है। बिजनेस में निर्णय लेने के लिए, बिजनेस में निर्णय लेना कि नया प्लांट लगाना है या नहीं लगाना है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। नया प्लांट लगाना है तो वो उधार लेके लगाना है या घर से पैसे लाके लगाना है, कौन सा बेनिफिशियल होगा। प्लांट लगाना है तो उसकी कैपेसिटी कितनी रखनी है। ये जो डिसीजन मेकिंग का कार्य है, डिसीजन मेकिंग का जो काम है, ये सारा का सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग से लिया जाता है। अगला है आपका एक टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स का निर्धारण किया जाता है कि आपका प्रॉफिट इतना था, इतनी इतनी यहाँ से छूट मिल सकती है, और इतना टोटल आपका टैक्स बनता है, उसकी अकाउंटिंग भी होती है, टैक्स की अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ चुके हैं, वो है सारा का सारा। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देखो सीधी सी बात बता दूं तो फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है, इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट बनाने तक की पूरी प्रोसेस है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है। कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए जो अकाउंटिंग करता है। फिर टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स को डिसाइड करने के लिए कि कितना है, टैक्स का डिटर्मिनेशन करने के लिए, या फिर टैक्स का असेसमेंट करने के लिए टैक्स अकाउंटिंग होती है। उस लेखांकन के सामान्य मान्य ये कल पढ़ेंगे भाई। देखो टॉपिक नंबर 1, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। टॉपिक नंबर 1, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये आपका कंप्लीट हो गया। क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पढ़ी। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में क्या क्या पढ़ा? टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में आपने देखा कैपिटल यानी पूंजी क्या होती है,
ड्रॉइंग्स यानी आहरण क्या होता है? मालिक ने जो पैसा लगाया, जो माल लगाया, जो संपत्ति लगाई बिजनेस में, वो कैपिटल। मालिक ने बिजनेस से वापस निकाला, वो ड्रॉइंग्स। गुड्स क्या होता है? रीसेल के पर्पज से जो भी आपने वस्तुएं खरीदी, गुड्स है। असेट्स क्या होती हैं? बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए जो असेट्स खरीदी, जो गुड्स खरीदी, वो असेट्स हो गई। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? फिर अच्छा, ट्रांजैक्शन क्या होता है? कोई भी घटना, एनी इवेंट जो 3 शर्तें पूरी करें, वो 3 शर्तें आपको बताई हुई है। मॉनेटरी फॉर्म में मेजरमेंटेबल होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, और तीसरा उसका कोई ना कोई प्रमाण आपके पास में होना चाहिए, कोई एविडेंस होना चाहिए। ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शन हुआ है इस चीज का एविडेंस सोर्स डॉक्यूमेंट है। और वाउचर, वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसका एविडेंस है वो सोर्स डॉक्यूमेंट, और ट्रांजैक्शन हुआ है वो अथॉराइज्ड था, इस चीज का जो एविडेंस है वो वाउचर होता है। ठीक है। क्रेडिटर और डेटर, ये आपने टेक्निकल टर्मिनोलॉजी देखी। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के बाद में आपने अकाउंटिंग पढ़ना शुरू किया। अकाउंटिंग में सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। यानी कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए सबसे पहले उनको कागज में लिखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर काम में लिया जा सके। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, अर्थ देखा। अर्थ में आपने देखा कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग, उसका क्लासिफिकेशन, उसका समराइजेशन, और उसके प्रभावों का, परिणामों के प्रभाव, यानी कि उसका एनालिसिस करने की जो टेक्निक है, जो आर्ट है, वो आपका अकाउंटिंग है। उसके बाद में आपने डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन के बाद में आपने अकाउंटिंग जो थी, इस अकाउंटिंग के फेज देखे। 4 फेज देखे। 4 फेज कौन कौन से? रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन और एनालिसिस, 4 इसके फेज देखे। फिर एसेंशियल कंडीशंस देखी, 4 शर्तें, यानी कोई भी घटना है अगर उसमें 4 शर्तें हैं तो फिर वो क्या बन सकती है? तो फिर वो उसका लेखांकन किया जा सकता है, उसकी अकाउंटिंग हो सकती है। फेज देखे, एसेंशियल कंडीशंस देखी। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स देखे लेखांकन के आपने विशेषताएं देखी, या फिर यूं कह दो लेखांकन के लक्षण देखे। फिर लेखांकन की पॉजिटिव बातें मतलब लेखांकन के लाभ बोल दो, लेखांकन के उद्देश्य बोल दो, या फिर लेखांकन का महत्व, यानी कि लेखांकन के बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस देखा। उसके बाद में आपने नेगेटिव बातें देखी। नेगेटिव मतलब आपने ड्रॉ लिमिटेशंस देखी, ड्रॉबैक्स देखे, या चैलेंजेस देखे, ये सारे देखे। उसके बाद में आपने ये सारी चीजें देख ली। ये सारी चीजें देखने के बाद में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के यूजर देखे। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के यूजर्स देखे, दोनों प्रकार के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आपने देखा कि लेखांकन की जो सूचनाएं होती हैं, कौन कौन उसको उपयोग में लेता है? मालिक लेता है, लाभ हानि कितना हुआ, वित्तीय स्थिति कैसी है, बिजनेस कैसा चल रहा है उसके लिए। मैनेजमेंट, निर्णय लेने के लिए। कर्मचारी, मुझे सैलरी टाइम पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरा काम यहाँ पे सेफ है कि नहीं है, मुझे बोनस कितना मिलेगा, उस चीज़ के लिए। फिर जो लेखांकन, जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए। ये तो इंटरनल हो गए। एक्सटर्नल में गवर्नमेंट हो गई, सोसाइटी हो गई, कंज्यूमर हो गया, सप्लायर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, ये सब लोग भी जो हैं वो यूजर हैं। ठीक है। उसके बाद में आपने देखा, उसके बाद में आज अपन ने अकाउंटिंग मेथड्स देखे। अकाउंटिंग मेथड्स क्या, तो ये अकाउंटिंग की सिस्टम्स देखे।
अकाउंटिंग के मेथड्स या सिस्टम्स। महाजनी बही खाता पत्ती हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लोकल लैंग्वेज में इसमें अकाउंटिंग होती है। फिर सिंगल एंट्री सिस्टम, फिर डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का अपन ने अर्थ देखा। डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत कब हुई? मैंने आपको बताया था 15वीं शताब्दी 1494 में लुका पेसियोली, उसने एक बुक लिखी थी। लिखने में हिंदी का प्रयोग कीजिए। इंग्लिश वर्ड जुबान पर चढ़ रहे हैं, हिंदी भूल जाएंगे हम। अब शंकर जी ये चीज़ें ऐसा नहीं होता है, मैं सारी चीज़ें 3-3 4-4 बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता चुका हूँ। कम से कम मेरे जितना तो शायद कोई रिवाइज ही नहीं करवाता होगा, मैंने 10-10 बार रिवाइज करवा दिया। अब मैं दोनों में तो नहीं लिख सकता, यहाँ तो ये बता रहा हूँ केवल क्या क्या पढ़ाया है, और हिंदी भी लिख ही रहा हूँ जहाँ जरूरत है। शुरुआत देख ली, उसके बाद में अर्थ देख लिया, शुरुआत देख लिया, दोहरा लेखा प्रणाली का। और आप क्यों देख रहे हो? आप इनको मत देखो, आप साथ साथ पेज पलटते जाओ, आप प्रिंट आउट निकलवा के रखो अपने सामने, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में मतलब निकाल के रखो, देखते जाओ, साथ साथ में सामने आ जाएंगी सारी चीजें। और यूज दोनों वर्ड कर ही रहा हूं मैं, प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश दोनों कंप्लीटली यूज कर रहा हूं मैं। उसके बाद में अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण देखा। लेखांकन समीकरण देखने के बाद में इस दोहरा लेखा प्रणाली के कह दूं गुण या फिर लाभ देखे, पॉजिटिव वाली बातें, और इसके फिर दोष या इसमें जो कमियां हैं वो देखी, माइनस वाली बातें, प्लस वाली देखी, माइनस वाली देखी। उसके बाद अपन ने बुक कीपिंग, बुक कीपिंग होती क्या है और बुक कीपिंग है वो लेखांकन से कैसे अलग है, अकाउंटिंग से कैसे अलग है, ये सारी चीजें आज और कल में अपन ने देखी हैं। और इन सारी चीज़ों का एक ही निचोड़ है, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन होता है यानी कि लेन देन होता है, लेन देन होता है, वो लेन देन 3 शर्तें पूरी करे। वो शर्तें एक बार नहीं 10-10 बार बता चुका हूं। तो इस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे? जर्नल में एंट्री करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे, लेजर में सॉरी जर्नल में प्रविष्टि करेंगे। फिर खाता भाई दूसरी किताब खोलेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे। फिर खातों का शेष निकालेंगे, शेष निकाल कर तलपट बनाएंगे, तलपट बना करके और अंतिम खाते या फिर वित्तीय विवरण बनाएंगे और इनका विश्लेषण करेंगे, इनका विश्लेषण करेंगे। अगर ये बात यहां से लेकर के यहां तक की आपके समझ में आ गई है ना, तो मैंने अभी तक जितना भी बताया वो सारा का सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से समझाया, सब याद भी हो गया साथ साथ, और मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, आंसर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर भी उसके साथ साथ बताते जा रहा हूँ। ये हो गया। अब इसका जो आपको सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है ना, ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक दिया, अब यहां से चलेंगे। लेखांकन का बेस तैयार हो गया, अकाउंटिंग होती क्या ये पता लग गया। सर नो डाउट सर, इंग्लिश तो यूज बेनिफिट्स ऑफ हिंदी मीडियम सर, यूज अगेन एंड अगेन। बिल्कुल बुद्धाराम जी, बिल्कुल। जानवी यस सर, राज जंगीड़ ठीक है, लक्ष्मी बहुत अच्छा सर। अब कल यहां से शुरू करेंगे, यहां से ये गैप पढ़ेंगे कल, ये वाला टॉपिक गैप पढ़ेंगे, यानी कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। कल ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, कल आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार रीडिंग जरूर मार लेना, नोट्स आपको दे दिए हैं, हिंदी वालों को हिंदी में मिल गए, इंग्लिश वालों को एक टॉपिक के तो इंग्लिश में मिल गए ना, इनको दे दिया ना। फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई मिल गया है ना, फटाफट से कमेंट करके बताओ आपको नोट्स सबको मिल गए ना, हिंदी में मिल गए, इंग्लिश में मिल गए, दोनों में मिल गए ना। फटाफट से कमेंट करके बता दो भाई मेरे को, नोट्स मिल गए ना, तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, कल से आप सामने रखना, कोई नई चीज मिले तो उसको फटाफट से लिख लेना, बाकी उसी में से पढ़ लेना। ये मैं पीडीएफ इसलिए देता हूँ, ये पीडीएफ इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इसमें से अगर कुछ लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है। बुद्धाराम जी यस सर, शंकर जी जी सर,
कृष्ण कुमार स्वामी, यस सर। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। चलिए, तो कल से ये वाला देखेंगे। ये वाला देखेंगे का मतलब हो गया, ये वाला देखेंगे का मतलब हो गया कि आपको कल से यहां से पढ़ाएंगे ये होता क्या है, और फिर ये अवधारणाएं कौन कौन सी अवधारणाएं, एक से लेकर के सारे की सारी अवधारणाएं अपन कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल देखेंगे। तब तक के लिए आप अब इंजॉय करिए। यस सर, मिल गए। ठीक है, मिल गए सर, बोथ ऑफ लैंग्वेज के। ठीक है बेटा, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।